अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका फ़िज़िक्स का टीचर मुश्ताक अहमद। हम लोग सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर 15 पढ़ रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। और हम लोग एसी सर्किट्स में कैपेसिटर्स, इंडक्टर, रेजिस्टर्स को डिस्कस कर चुके थे। फिर इनके कम्बिनेशंस को भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने आरसी सर्किट को डिस्कस किया था, आरएल सर्किट को डिस्कस किया था और इनके डिफरेंट बिहेवियर देखे थे, किसके लिहाज से, वोल्टेज के लिहाज से, करंट के लिहाज से। अब हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे एक फैक्टर जो हमने पावर का डिस्कस किया था और पावर को हमने कहा था अलग से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम उस आर्टिकल को पढ़ते हैं, पावर फैक्टर एंड इम्पिडेंस। इम्पिडेंस ट्राइंगल भी बोली जाती है, सिर्फ इम्पिडेंस भी बोला जा रहा होता है कि जब आप पावर फैक्टर की बात करते हो तो उस पावर फैक्टर के अंदर जब आप इम्पिडेंस को डिस्कस करते हो तो क्या। अब सबसे पहले इसमें जो चीज़ हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि वो एक पावर का फार्मूला है कि जो कि हमने प्रीवियस तमाम के तमाम जितने भी टॉपिक्स पढ़े उन टॉपिक्स के अंदर हमने पावर का फार्मूला पढ़ा, P = VI cos ऑफ फाई। या जब हम लोगों ने इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिहाज से डिस्कस किया तो हमने कह दिया जी कि ये RMS वैल्यूज हैं, वोल्टेज की भी करंट की भी, तो ये दोनों की दोनों RMS वैल्यूज हैं। अब इसके अंदर बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं क्या कि ये जो cos ऑफ फाई कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने चैप्टर 12 में तो पावर का फार्मूला पढ़ा था, P = V × I, और उसके अंदर फिर हम वैल्यूज पुट करते जाते थे तो हम उसके ड्राइव फार्मूलाज को आगे फाइंड आउट करते जाते थे। यहां पर अब हम कोशिश करेंगे मालूम करने की कि ये जो cos ऑफ फाई है ये बेसिकली क्या है और इस फार्मूले में cos कहां से आ गया, इसको देखने की बात करते हैं। ठीक है, दो तरह से है मैं सिर्फ आप लोगों को, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हैं, तो हम लोग सिर्फ उस डिस्कशन पे जाएंगे कि जो बहुत इजीली आप लोगों के लिए समझना भी आसान हो। क्या है, हम ये इन तमाम आर्टिकल्स में पढ़ते आए, चाहे हम लोगों ने पावर इन रेजिस्टर्स पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा, इंडक्टर पढ़ा, आरएल सर्किट पढ़ा, आरसी सीरीज सर्किट पढ़ा, पर इन तमाम के अंदर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था फेज डिफरेंस का, और फेज डिफरेंस के अंदर हमने फेज लैग और लीड को पढ़ा। हमने देखा किसी जगह पे वोल्टेज लीड कर रहा था और करंट लैग कर रहा था, अल्टरनेटिंग, और किसी जगह पे अल्टरनेटिंग करंट लीड करता था और अल्टरनेटिंग वोल्टेज लैग करता था। अब हम देखेंगे कि जब लैग और लीड का कंसेप्ट आ रहा है तो वो किस एंगल के लिहाज से आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है उसकी वजह से सर्किट में जब हम उस डिवाइस की परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसी को जांचने की कोशिश करते हैं तो पावर को निकालना पड़ता है। जब हम पावर को निकालते हैं तो जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वोल्टेज की और करंट की इफेक्टिव वैल्यूज आ रही हैं, वोल्टेज और करंट की RMS वैल्यूज आ रही हैं, V और I नहीं आ रहा, इंस्टेंटेनियस नहीं आ रहा, बल्कि हमें पता है कि पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तरफ जब जाएंगे तो वो इफेक्टिव वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज और इफेक्टिव वैल्यूज ऑफ द करंट के लिहाज से मॉनिटर हो रहा होगा, तो हमने उनको जानना है, समझना है। तो इसका मतलब है जब ये इन इफेक्टिव वैल्यूज को देखा जाएगा तो इन इफेक्टिव वैल्यूज के साथ ये cos ऑफ फाई कहां से आया, ये हम बेसिकली ये देखते हैं कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब एक क्वांटिटी लीड करती है, क्वांटिटी लैग करती है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि जब वोल्टेज और करंट की इन फेज डायरेक्शन की बात करें कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज के डायरेक्शन में इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट क्या था, या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट की डायरेक्शन में इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या है। तो हम कुछ इस तरीके से देखते हैं इस चीज को समझने के लिए, आप लोगों को आसानी से समझाने के लिए, कि अगर मैं यहाँ पे कोई डायग्राम ड्रा करता हूं और से देखिएगा और मैं कहता हूं कि एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर हमारे पास करंट लैग कर रहा है, I RMS, ठीक है, और वोल्टेज लीड कर रहा है, लेकिन वो ये हमें नहीं बता रहा कि वोल्टेज कितना लीड कर रहा है, वो 0, मोर देन 0, लेस देन 90 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यूज हो सकती है, पर इस चीज को अब हम जांचने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ फॉर एग्जांपल वोल्टेज at some certain angle VRMS at some certain angle phi इस पर लीड करता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि वोल्टेज की वो कौन सी इफेक्टिव वैल्यू है या वोल्टेज वो कौन सा इफेक्टिव कंपोनेंट है जो करंट की डायरेक्शन में है, तो उसको मॉनिटर करेंगे। क्योंकि हमने वेक्टर्स को रिजॉल्व करना सीख रखा है तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे करंट के ऊपर,
और जब एक परपेंडिकुलर को ड्रा करते हैं तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं बेस के साथ, ये आपका बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, जहां से एंगल ओरिजिनेट होता है, जहां से एंगल बनना शुरू हो रहा है वो बेस है, क्योंकि परपेंडिकुलर आके इस एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये आपके पास आ रहा है वी आर एम एस कॉस फाई, बेस कंपोनेंट जो कि उसका कॉस कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हाइपोटेन्यूज है और इसके सामने यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर है वी आर एम एस साइन फाई। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन करता है कि आप ये बताइए कि अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज का कौन सा कंपोनेंट है। तो हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू की डायरेक्शन में वोल्टेज का आरएमएस कंपोनेंट का कॉस फैक्टर है। तो इसका मतलब है जब इस फार्मूले को एक्सप्लेन करूंगा मैं तो ये फार्मूला कहां से आया, बेसिकली हम यहां देखते हैं व्हेन वोल्टेज और आगे लिख लें अफेक्टिव, कि जब हम अफेक्टिव वोल्टेज की बात करते हैं, व्हेन अफेक्टिव वोल्टेज एंड करंट, और अफेक्टिव करंट लिख लेते हैं डायरेक्टली, अफेक्टिव करंट आर इन सम फेज डिफरेंस। अगर हम ये कहते हैं कि ये किसी फेज डिफरेंस के अंदर है, देन अगर हम ये कह रहे हैं कि ये किसी फेज डिफरेंस के अंदर है, तो फिर हम यहाँ पे क्या देखते हैं, फिर हम यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि हमने इस चीज को समझना है कि कौन सा कंपोनेंट किसके साथ डायरेक्शन में है। देन द कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज इन द डायरेक्शन of current is V cos phi, कि करंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो V cos phi है। और चूंकि हम यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यूज ले रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं V R M S। तो सो पावर का फार्मूला आपके पास क्या बन गया कि जो हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा था V P इक्वल टू V इंटू आई, कि जो हमारा पावर का फार्मूला है P इक्वल टू V इंटू आई। लेकिन प्रेजेंट केस में हम अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में क्या कर रहे हैं, हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस करंट नहीं लेते, हम इफेक्टिव वोल्टेज और इफेक्टिव करंट लेते हैं। तो जब मैं यहाँ पे इफेक्टिव वोल्टेज लूंगा, इफेक्टिव करंट लूंगा, तो इन दोनों को वोल्टेज का वो इफेक्टिव कंपोनेंट जो करंट की डायरेक्शन में है वो cos phi के साथ आता है। तो दैट इज द पावर फार्मूला विच इज वी यूज्ड इन चैप्टर 15, कि ये बेसिकली चैप्टर 15 के अंदर वो फार्मूला है जिसको हम यूज करते हैं। और हम ये देखते हैं कि cos phi कहां से आया, तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली वोल्टेज के इफेक्टिव कंपोनेंट को डिस्कस किया जा रहा होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब वो कह रहे हैं कि जब हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया तो अब इसी पावर फैक्टर को डिस्कस करते जाते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिहाज से और प्रूव करके देखते हैं कि हमारा आंसर किस किस्म का आता है। जरा गौर से देखिएगा, मैं पहली हेडिंग दे रहा हूं यहां पे फॉर रेजिस्टर्स, कि जब मैं रेजिस्टर्स की बात करता हूं, कि जब मैं रेजिस्टर्स की बात करता हूं, हम लोगों ने रेजिस्टर्स में पढ़ा था कि वोल्टेज और करंट तो इन फेज होते थे, वोल्टेज और करंट तो इन फेज। इसका मतलब है अगर यहां पे मैं डायग्राम को ड्रा करूं तो मैं ये देखता हूं कि वोल्टेज यहां पर है रेजिस्टर्स में और करंट भी इधर ही है। हाँ, ये अलग बात है, उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम है, ये इन फेज है, तो एंगल क्या बना 0। इसका मतलब फाई क्या है यहाँ पर 0 डिग्री। पुट करते हैं अपने फार्मूला में, इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं और देखते हैं पावर फैक्टर क्या आता है। जरा वैल्यूज को पुट कीजिए, P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 क्या आता है 1, कॉस 0 1। तो अगर आप जहन में लेके आए, जब हमने पावर फैक्टर निकाला था, पावर को निकाला था किसके अंदर, रेजिस्टर्स के अंदर, तो वहां पे पावर का फार्मूला क्या आता है P इक्वल टू V इंटू आई। और उसके अंदर हमने क्या कहा था कि चाहे आप वोल्टेज और करंट की बात करते हैं, जरा गौर से देखिएगा, साइकिल कुछ इस तरह से बना था। रिमाइंड करवा दूं आप लोगों को कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये वोल्टेज है तो करंट कुछ इस तरह से था बच्चों, ये
सो आपके पास क्या है, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब मैंने पावर निकाली तो क्या है, दोनों पॉजिटिव है, सो पावर का क्या आ रही है, दोनों का मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो पावर क्या आई थी, पॉजिटिव, फिर पावर क्या आई थी, पॉजिटिव। तो हमने क्या कहा था कि बेसिकली पावर इन रेजिस्टर्स को डिस्कस किया था, तो हमने कहा था कि कंटिन्यूसली अल्टरनेटिंग सोर्स रेजिस्टर को पावर सप्लाई कर रहा है, एनर्जी देता जा रहा है, क्योंकि पावर हर इंस्टेंट के ऊपर जीरो है। तो जरा गौर से देखें, आज इस पावर फैक्टर ने हमें न्यूमेरिकली वो चीज वेरीफाई करके दी कि वहां पे जो आंसर आता था, ये तो पावर फैक्टर क्या था, पावर फैक्टर जीरो था, इस वजह से मैक्सिमम आंसर आ रहा था। इससे आगे को चलते हैं बच्चों, इससे आगे को जब चलते हैं तो हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। जब बच्चों हम इससे नेक्स्ट पर आते हैं तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, इससे नेक्स्ट पर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था रेजिस्टर्स है। अब सेकंड पर आ गए, फॉर इंडक्टर क्वाइल, कि जब मैं इंडक्टर क्वाइल की बच्चों बात करता हूं, जब मैं इंडक्टर क्वाइल की बच्चों बात करता हूं, तो इंडक्टर क्वाइल बेसिक फार्मूला वही है, ये इक्वेशन ए आपके पास लिखी, हमने लिख ली, P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉज ऑफ फाई। लेकिन इंडक्टर क्वाइल है, इंडक्टर क्वाइल में क्या होता था, हमने देखा था कि वोल्टेज लीड करता था किस पर, करंट पे, कितना, π/2 90। सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यहां पर था, करंट अक्रॉस इंडक्टर यहां पर था, और वोल्टेज लीड करता था, कितना लीड करता था, π/2 या 90 डिग्री, π/2 या 90 डिग्री। इसका मतलब है कि π/2 या 90 डिग्री है, तो इस फार्मूले के अंदर ये जो हमारा पावर फैक्टर है, cos phi is known as the पावर फैक्टर, तो इसका मतलब है phi आपके पास प्रेजेंट केस में क्या है, phi हमारे पास प्रेजेंट केस में 90 डिग्री है। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, P इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस cos ऑफ 90, और cos 90 बच्चों जीरो होता है, cos 90 जीरो होता है। सो पावर क्या आ रही है, यहां से एवरेज पावर का आंसर क्या आ रहा है, जीरो। और अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था कि जब हमने डिस्कस किया था तो हमने उसके अंदर यह डिस्कस किया था कि जैसे जैसे वोल्टेज और करंट चूंकि एक दूसरे से π/2 पर थे, तो उनका पावर लिया था हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव, हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव, हाफ के लिए पॉजिटिव, हाफ के लिए नेगेटिव। तो हमने क्या कहा था, जब पावर पॉजिटिव होगी तो क्या है, सोर्स एनर्जी दे रहा है क्वाइल को, और जब पावर नेगेटिव है तो क्वाइल बैक ईएमएफ की वजह से वो एनर्जी वापस कर रही है। ठीक है, इसका मतलब नेक्स्ट हाफ के अंदर भी सेम उसी तरह, तो पावर क्या आती है, जीरो, और देखो पावर फैक्टर ने कैलकुलेट करके दे दिया जीरो। थर्ड पर बच्चों हम आ जाते हैं, और थर्ड केस पर जब हम आते हैं तो हमने पढ़ा पावर फैक्टर्स में कैपेसिटर्स के लिए, फॉर कैपेसिटर, जब हम कैपेसिटर्स की बात करते हैं बेसिक फार्मूला तो वही है, P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉज ऑफ फाई। लेकिन अब क्या है, कैपेसिटर के केस में तो बच्चों हमने देखा समझा कि करंट लीड करता है किस पर, वोल्टेज पे, कि पहले करंट फ्लो होता है सर्किट में, और जब कैपेसिटर की प्लेट पे करंट चार्जेस डिपॉजिट होना शुरू होते हैं तो तब वोल्टेज उनके ऊपर अपीयर होता है। सो करंट पहले वहां पर लीड कर जाता है, वोल्टेज लैग करता है। इसका मतलब है आपका करंट लीड करता है कैपेसिटर के केस में वोल्टेज के निस्बत। तो हम क्या कह रहे थे कि करंट कितना लीड कर रहा है, π/2 या 90 डिग्री, π/2 या 90 डिग्री। सो जब ये π/2 ये 90 डिग्री आपके पास कर रहा है, इसका मतलब है तो फिर अब इसको वैल्यू को जब यहां पे पुट करते हैं बच्चों, जरा और से देखिएगा, P आपके पास क्या आ रहा है, वी आर एम एस आई आर एम एस, पावर फैक्टर, एंगल क्या है 90, सो cos 90, cos 90 क्या, जीरो, अगेन जीरो। और आपने अगर आपको याद आया हो तो हम लोगों ने जब एसी थ्रू कैपेसिटर निकाला था तो वहां पर भी एवरेज पावर क्या आती थी, जीरो आती थी। और देखो पावर फैक्टर ने हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करके दे दिया कि आपके पास इनिशियली तौर पे क्या है, जब पावर पॉजिटिव आ रही है तो बेसिकली बैटरी, अल्टरनेटिंग करंट बैटरी कैपेसिटर को चार्ज कर रही है,
और जब नेगेटिव आ रही है तो कैपेसिटर वो एनर्जी वापस कर रहा है, सो पॉजिटिव नेगेटिव, और एट द एंड एवरेज आंसर ऑफ द पावर 0। यहां तक हम पहुंच गए। जब हम इससे नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चों, जब हम इससे नेक्स्ट पर चलते हैं तो अब यहां से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज शुरू हो जाएगी कि क्या हम लोगों ने इससे पढ़ा था फर्दर 4th पे RL सीरीज सर्किट, RL सीरीज सर्किट को पढ़ा था। जरा गौर से देखिएगा, जब RL सीरीज सर्किट को पढ़ा था, रेजिस्टर इंडक्टर सर्किट को पढ़ा था, पावर का तो फार्मूला वही है, P = V I cos ऑफ phi। एवरेज पावर का तो वही फार्मूला है, एवरेज पावर का तो वही फार्मूला है। तो अब जरा गौर से देखो अब क्या होगा, वो जो मैंने शुरू में इंपेडेंस डायग्राम की एडिंग दी थी, तो इंपेडेंस को बेसिकली क्यों, अभी तक तो मैंने इंपेडेंस का जिक्र ही नहीं किया, अब इंपेडेंस का जिक्र आ रहा है। क्यों? इंपेडेंस को हमने क्या डिफाइन किया था, द कंबाइंड ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, और रेजिस्टर इंडक्टर और रेजिस्टर कैपेसिटर, कि जब एक से ज्यादा अपोजिंग डिवाइस सर्किट में लगी हुई हो तो मल्टीपल डिवाइसेस का जो अपोजिशन है, टोटल अपोजिशन है, उस अपोजिशन को इंपेडेंस बोलते हैं। यहां पर अब आपके पास इंपेडेंस रोल प्ले करेगी, यहां पर अब बेसिकली अब आपकी इंपेडेंस रोल प्ले करेगी। आपके पास क्या है, रेजिस्टर इंडक्टर, रेजिस्टर इंडक्टर। इसका मतलब है जब मैं इसकी बच्चों बात करता हूं, जरा गौर से देखिएगा, अब मैं इंपेडेंस डायग्राम भी साथ में ड्रा करूंगा, तो गौर से देखें, हम ये देखते हैं कि रेजिस्टर के अंदर तो वोल्टेज और करंट इन फेज है, लेकिन इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। सो इसका मतलब है यहां पर क्या आ रहा है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, यहां पर क्या आ रहा है, वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर, और यहां पे वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर क्यों है, क्योंकि करंट लैग कर रहा है, क्योंकि करंट लैग कर रहा है। और आपके पास जब ये चीज आ गई है तो अब वो कह रहा है कि आपने इफेक्टिव वोल्टेज निकाला है, ये जो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं इफेक्टिव आरएमएस वोल्टेज की, तो इफेक्टिव वोल्टेज कैसे आएगा, जब हम इफेक्टिव वोल्टेज की बात करेंगे तो मुझे यहाँ से इफेक्टिव वोल्टेज निकालना है। तो किस तरीके से बच्चों, जरा गौर से देखो, ये वोल्टेज है इधर, तो मैं क्या करता हूं, ये VL आ गया, ये आपके पास इफेक्टिव वोल्टेज आ जाता है। यहां पर ये एंगल अब आपके पास बच्चों क्या हुआ, फाई, ये आपके पास इफेक्टिव वोल्टेज V, ये आपके पास इफेक्टिव वोल्टेज V। जरा गौर से देखें अब आप इन तमाम की तमाम चीजों को, जब हमने इनको कैलकुलेट करना है, जब हमने इनको कैलकुलेट करना है, तो आप देखो जरा गौर से, जो मुझे टोटल सर्किट की V इफेक्टिव चाहिए, तो V इफेक्टिव कैसे ओम ला के आता है, V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR, लेकिन I तो आपके पास आ रहा है, I तो आपके पास आ रहा है। अब R क्या होगी, रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इंपेडेंस, यहाँ पे क्या आ जाएगी, इंपेडेंस। सो V की जगह पे क्या आ जाएगा, I इंटू Z। लेकिन अब ये cos phi है, इसको कैलकुलेट करना है, cos phi है, इसको कैलकुलेट करना है, ये कैसे आएगा, जरा गौर से देखिए, cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है VR, हाइपोटेन्यूज क्या है V। सो इसका मतलब ये है कि जब मैं cos ऑफ phi का बच्चों यहां से वैल्यू निकालता हूं, बेस VR, हाइपोटेन्यूज V। जरा गौर से देखिए, VR क्या है, हमें पता है I इंटू R होता है इन केस ऑफ रेजिस्टर, और V क्या है, I इंटू Z। सो I से कैंसिल, तो cos phi बच्चों क्या आ रहा है आपके पास, cos phi यहां से आ रहा है R ओवर Z, R ओवर Z। सो cos phi की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन A में पुट कर देते हैं, जिसको हमने पहले इक्वेशन A का रखा, जरा इसको पुट करके देखते हैं, और पुट करके देखने के बाद देखते हैं आंसर क्या आता है। जरा गौर से देखिएगा, P इक्वल्स टू V की जगह आपके पास आ गया IZ, I लिखा हुआ ऑलरेडी, और cos phi की जगह बच्चों उसकी वैल्यू आ गई R ओवर Z। तो जरा देखिए, Z से कैंसिल, तो पावर क्या आ रही है, I स्क्वायर R। तो क्या बच्चों ये पावर का वही आंसर नहीं आ रहा कि जब हम ओवरऑल एक जनरल फार्मूला ऑफ द पावर निकालते थे कि सर्किट में जब एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक अपोजिंग डिवाइस लगी हुई है, तो वहां जब पावर को कैलकुलेट किया जाता था तो आंसर क्या आता था, P इक्वल टू I स्क्वायर R। तो जरा गौर से देखिए,
यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, P इक्वल टू आई स्क्वायर ओवर आर। सो इस केस में आपके पास ये आ गया, ठीक हो गया। सो इसी तरह से अब हम RL सीरीज सर्किट डिस्कस कर लिया। जब हमने इसको डिस्कस कर लिया, इससे आगे को चलेंगे, ठीक है। लेकिन आप गौर से देखें, इस केस में cos ऑफ फाई की जब मैं बात करता हूं तो इस केस में आप 0 या 90 नहीं पुट कर सकते हो, चूंकि दो डिवाइसेस हैं तो आपका वोल्टेज और करंट एट सम सर्टेन एंगल है, जो शुरू में था एट सम सर्टेन एंगल है, तो जो एंगल भी होगा इस केस में क्या होगा, फाई आपका ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा, लेकिन फाई आपका लेस देन 90 डिग्री होगा। सो पावर फैक्टर उसके लिहाज से आपका आंसर आता चलेगा, ठीक है। इससे आगे को चलते हैं। अब हम आ जाते हैं नंबर 5 पे पावर फैक्टर को एक्सप्लेन करते हुए, RC सीरीज सर्किट। RC सीरीज सर्किट, जब हम RC सीरीज सर्किट की बच्चों बात करते हैं तो जरा RC से रजिस्टर कैपेसिटर, रजिस्टर में तो आपको पता है वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, इन फेज, लेकिन कैपेसिटर में क्या है, कैपेसिटर में तो हमने पढ़ा कि करंट लीड करता है, कैपेसिटर में तो हमने पढ़ा करंट लीड करता है। वही पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू VRMS IRMS साथ में cos ऑफ फाई। देखते हैं कि क्या यहां पर भी पावर का जनरल फार्मूला उसी तरीके से इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। जरा गौर से देखिएगा, V तो आपके पास क्या है, जरा गौर से देखो। अब RC है, C के केस में क्या है, करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। सो मुझे उसके डायग्राम चाहिए, जब मुझे उसके डायग्राम चाहिए जरा बच्चों गौर से देखो, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर यहां पर है, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कहां पर है, यहां पर है, नेगेटिव है, चूंकि उस साइड पर तो इंडक्टर है। सो ये आपके पास क्या आ रहा है, जब मुझे इफेक्टिव वोल्टेज चाहिए तो इफेक्टिव वोल्टेज बच्चों क्या आएगा, ये V, और आपका एंगल क्या आ रहा है, फाई। सो अब जब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो जरा गौर से देखो, उसी तरह से VRMS तो मेरे बच्चों वही आ जाएगा, सर्किट की टोटल इंपेडेंस तो I इंटू जेड। अब मुझे आगे की चाहिए, मुझे तो cos फाई चाहिए, cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है VR है, हाइपोटेन्यूज क्या है V। सो वैल्यू पुट करता हूं, सो cos ऑफ फाई बच्चों मेरे पास आ रहा है VR ओवर V, VR ओवर V। सो बच्चों गौर से देखो, IR इंटू IZ, I से कैंसल, R ओवर Z, अगेन वही कैलकुलेशन आपके पास आ रही है, अगेन वही कैलकुलेशन आपके पास आ रही है। और देखो I इंटू जेड, VRMS की जगह I इंटू जेड, साथ में I आ गया, और साथ में cos फाई की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो वो R ओवर ZI, Z से बच्चों कैंसिल हो गया, और आपके पास एवरेज पावर जब हमने सर्किट की कैलकुलेट की तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आ रहा, वही आंसर आ रहा है। कैपेसिटर RC सीरीज सर्किट के लिए भी पावर का वही आंसर आ रहा है जो RL सीरीज सर्किट के लिए आ रहा था। अगेन एंगल उसी तरह से 0 टू 90 होगा, 0 टू 90 होगा कि फेज को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री। सो इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, आपके पास एक फेज एंगल आ जाता है, ठीक है, और एक पावर फैक्टर आ जाता है, ठीक है। सो पावर फैक्टर और फेज एंगल दोनों बेसिकली हमें एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, कि कैसे, अगर मैं आप लोगों को समझाता हूं इस चीज को, ठीक है, किस तरीके से, जरा गौर से देखिएगा। अभी इस चीज में डायग्राम बना रहा हूं तो देखिएगा कि अगर मैं कहता हूं कि ये, अगर मैंने एक डायग्राम बनाई जिसमें इफेक्टिव वोल्टेज यहां पर है, इंडक्टर यहां पर है और ये यहां पर है, ठीक है, तो जरा गौर से देखो, अगर इसी से मैंने इंपेडेंस डायग्राम बनानी है, एंगल ये देखो, ये फाई है, ये VR है, ठीक है, तो इंपेडेंस डायग्राम कैसे बनाऊंगा, जरा गौर से देखिएगा। अगर इस वोल्टेज को डिवाइड कर दूं करंट से, अगर इसको डिवाइड कर दूं करंट से, अगर इसको डिवाइड कर दूं करंट से, तो क्या बनेगा, जरा बच्चों गौर से देखना सारे के सारे। V ओवर I, ठीक है, आपके पास क्या आ रही है, सर्किट की इंपेडेंस Z,
वी एल ओवर आई रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर, रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एक्सएल, और वी आर ओवर आई रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, और एंगल वही है फाई। ठीक है, सो आपके पास यहां पर ये चीज आ जाती है। तो दो चीजें आपके पास आ जाती हैं यहां से बच्चों, यहां से दो चीजें आ गई आपके पास, जरा गौर से देखो। एक है फेज एंगल, जिसको बोला जाता है टेन ऑफ द फाई से, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। जरा गौर से देखिएगा, फेज एंगल यहां से परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो परपेंडिकुलर क्या है वी एल और बेस वी आर। सो यहां से देखो, जब आर एल सर्किट है, ये आर एल सर्किट के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, सो आपके पास क्या आ रहा है वी एल ओवर वी आर। आगे लिखती है इधर आर एल सर्किट, वी एल क्या है आई इंटू एक्सएल, ये क्या है आई इंटू आर, सो आई आई से कैंसल, सो टेन ऑफ फाई आपके पास क्या आ रहा है एक्सएल ओवर आर। ये फेज एंगल आ गया, ये फेज एंगल आ गया। अब अगर इसी के अंदर पावर फैक्टर निकालना चाह रहा हूं, cos फाई निकालना चाह रहा हूं, तो इंपेडेंस डायग्राम से आएगा। तो वो इंपेडेंस डायग्राम cos है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है आर, हाइपोटेन्यूज क्या है जेड, सो आर ओवर जेड। सो ये क्या है, ये पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर। सो इसी तरह से अगर मैं फेज एंगल निकालना चाहता हूं किसके लिए, यहां आर एल निकाला था तो आर सी के लिए निकालते हैं, आर सी सर्किट के लिए, आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट में क्या है बच्चों, जरा गौर से देखो, वी सी इधर है, वी आर इधर है, ये आपका इफेक्टिव है वी, ये फाई है। मैं क्या करता हूं, जरा गौर से देखो, उसी तरह से इसको भी आई से डिवाइड कर दिया, इसको भी आई से डिवाइड कर दिया, इसको भी आई से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जरा गौर से देखो, वी आर ओवर आर, ठीक है, वी आर ओवर आई, सही है, वी आर ओवर आई, आर आ गया, वी सी माइनस वी सी ओवर आई, माइनस एक्स सी आ गया, और वी ओवर आई जेड आ गया, वही फाई, ठीक है। सो टेन निकालना है, टेन ऑफ फाई बच्चों यहां से क्या आ रहा है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर है माइनस एक्स सी और बेस आर। सो यहां पे जरा गौर से देखो, आर सी सीरीज सर्किट के लिए फेज एंगल जी आ रहा है और पावर फैक्टर। तो बच्चों ये था पावर का आर्टिकल जो मैंने आपसे कहा था, अलग से हम ईच एंड एवरी के लिए डिस्कस करेंगे और तफसील से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद है मेरे बच्चों को ये चीज़ समझ आई हुई होगी कि जिसके अंदर हमने तफसील से पावर फैक्टर को समझा, ठीक है, और आखिर में आप इम्पीडेंस डायग्राम और इम्पीडेंस की मदद से हमने फेज एंगल को भी समझा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।